brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बिस्पेक के इस खास शो में आपका स्वागत है। बाजार रिकॉर्ड स्तर पर है और अब तो ये जानना बेहद जरूरी है कि यहां से बाजार की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी। क्या अभी कॉशियस होने का समय है या फिर मार्केट्स की जो दौड़ है वो और तेज हो सकती है। आज हमारे खास मेहमान इस शो में है देवेंद्र सिंघल जी, फंड मैनेजर कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के। देवेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्पेक पे। नमस्कार रजत, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, पिछली बार जब इसी शो में आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि कोई भी गिरावट आई तो उसमें खरीदारी का मौका होगा, और ये आपके जैसे ही फंड मैनेजर्स हैं जो बाजार में निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। ऑल टाइम हाई पर है निफ्टी, सेंसेक्स, और इस बार तो बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड स्तर तोड़ गया है। लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये है कि आगे क्या ये तेजी अभी और बढ़ेगी? रजत देखिए, जब तक इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ते रहेंगे, तो मार्केट भी उसके साथ साथ बढ़ेगी। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट पहले बढ़ जाएगी, अर्निंग्स बाद में आएंगी। कभी अर्निंग्स पहले बढ़ जाएंगी, मार्केट बाद में आएगा। तो ये चुहा बिल्ली का खेल तो चलता रहेगा। बट जब तक हमारी इंडिया की अर्निंग इकोनॉमी बढ़ रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी मार्केट भी आने वाले टाइम में एक नए लेवल्स को देखेगी। इसकी हमें पूरी उम्मीद है। तो वो ना एक जैसे आप रोज मार्केट देखते हो तो आपके दिमाग में एक लेवल आ जाता है कि 25,000 के लेवल के ऊपर आ गया है निफ्टी, 25,600 के लेवल के ऊपर आ गया है निफ्टी। और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन चैनल्स, इनफैक्ट सोशल प्लेटफॉर्म्स, ये जो बार बार हम एक दो लेवल्स के बारे में रोज बात करना शुरू कर देते हैं तो ऐसा लगता है बस हाँ यही है, यही तेजी होती होगी 3% 4%। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो इंडियन मार्केट्स का मूव बहुत स्ट्रांग है। सर, सवाल ये उठता है कि ये जो तेजी बनी है, इसमें सबसे बड़ा जो इस बार जो ट्रिगर बना है मार्केट का, दैट इज इंटरेस्ट रेट कट, जिसकी उम्मीद तो पहले से ही थी कि होगा, कभी ना कभी तो होगा, और अब हो गया है। यूएस फेड ने 4.5 साल बाद 50 बेसिस पॉइंट्स की रेट कटौती कर दी है। बाजार इसको कैसे भुनाएगा? क्या ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, या फिर अभी जो उन्होंने ट्रेजेक्टरी दी है कि आने वाले समय के लिए जो उनका डॉट प्लॉट बता रहा है कि 2024 में भी और रेट कट होगी, 2025 में भी होगी, 2026 में भी होगी, तो ये तो फिर पूरा का पूरा डाउन साइकिल ही शुरू हो गया इंटरेस्ट रेट्स का। तो ऐसे में बाजार की अप्रोच क्या होगी? उसी के चलते क्या तेजी बन जाएगी? सो रजत, जब भी ग्लोबल मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो डेवलप्ड मार्केट से पैसा निकल के डेवलपिंग मार्केट में आता है। और थोड़ा रिस्क एसेट्स का जो वेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को पैसा सस्ता मिलता है। तो और उनको ज्यादा पैसा कमाने के लिए थोड़ा रिस्क अपना इंक्रीज करना पड़ता है निवेशकों को। तो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जब रेट्स कम होते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं डेवलप्ड मार्केट में, जैसे यूएस जैसी मार्केट में या यूरोप मार्केट में, तो इंडिया, चाइना, ताइवान, ये सब मार्केट्स में पैसा ज्यादा आता है। इसकी उम्मीद भी है और हिस्टोरिकली ये हुआ भी है। बट वो एकदम से आएगा या 6 महीने के बाद आएगा या साल भर के बाद आएगा, ये कहना मुश्किल है। बट ओवर अ कपल ऑफ इयर्स इट कम्स। नाउ, अभी आपने बताया कि जो प्लॉट है फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट का प्लॉट, वो बोल रहा है कि एक रेट और कम होगा 24 में, फिर 25 में और कम होंगे। तो देखिए, ये तो तय है कि रेट कम होने वाले हैं। बट क्या ये वापस अपने जीरो के स्तर पे या 1% के नीचे चले जाएंगे या 2% नीचे चले जाएंगे, कहना मुश्किल है। जहां तक हमारी समझ है, हमको लगता है कि वहां पे नहीं जा रहे। जो पिछले 5 साल पहले हमने इंटरेस्ट रेट देखे थे, जहां से इंटरेस्ट रेट वापस घूमना शुरू हुए, वो लेवल तो हमको नहीं लगता कि आने वाले 5 साल में भी आने वाला है। अनलेस एंड अनटिल आप एकदम कि दुनिया में सब कुछ ही कहते हैं मंदी में आ गया और गवर्नमेंट को पुश देना है मार्केट को, तो उस वो हिसाब तो नहीं लगा। अभी जो बात हो रही है सॉफ्ट लैंडिंग की हो रही है। इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, बट पहले से ज्यादा ही रहेंगे जो हम 5 साल पहले देखे थे। तो इंडिया में जो उसका पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा। इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर पैसा आएगा, इंडियन मार्केट्स के अंदर भी बहुत पैसा आएगा। और इसकी हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज विश्व के निवेशकों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। 6.5-7% की इकोनॉमी दर, कहते हैं $50-60 बिलियन का सालाना जो फ्लो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, और बढ़ रहा है। और हमारी मार्केट जो है आज $3.5 ट्रिलियन के ऊपर की पहुंच गई है। तो इन्वेंट मार्केट तो 5 ट्रिलियन की पहुंच गई, इकोनॉमी $4.25 ट्रिलियन के आसपास है। तो कोई भी फॉरेन निवेशक इस मार्केट को नजरअंदाज नहीं कर सकता अभी। तो जब आपके पास एक बड़ी इकोनॉमी है जहां पे आप हजारों करोड़ रुपए डाल सकते हैं, हजारों करोड़ निकाल सकते हैं,
और वहां पे आपको ग्रोथ भी मिल रहा है। तो इसमें तो सिर्फ वक्त का सवाल है कि कब आएगा, ये सवाल नहीं है कि नहीं आएगा। और ऊपर से इंटरेस्ट रेट साइकिल डाउन टर्न बता रही है। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी रिकॉर्ड स्तरों पर है। तो सर इतना रिकॉर्ड स्तर पर महीने दर महीने आपके पास इतना इनफ्लो आता चला जा रहा है, तो अब स्ट्रैटेजी कैसे प्लान आउट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज? आपकी मीटिंग तो होती होगी, तो हर महीने इतना ज्यादा पैसा आता चला जा रहा है, बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर है, अभी भी वैल्यू मिलती है सर स्टॉक मार्केट में? अभी भी खरीदने के विकल्प मिलते हैं? देखिए रजत, हम तो ये बोलते हैं कि जब सबको मुश्किल हो रही हो ना स्टॉक्स ढूंढने में, इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये जो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग है, जो एक्चुअल में फंड फंड मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। क्योंकि जब पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है ना, तभी हम लोगों की पूछ ज्यादा होती है। तो हमको तो अभी मौके मिल रहे हैं, स्टॉक्स भी मिल रहे हैं। हाँ, आप बोलो एकदम सस्ते वाले मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, बट कंपैरेटिवली सस्ते मिल रहे हैं, हाँ डेफिनेटली मिल रहे हैं। और वो हर मार्केट में होता भी है। और जहां तक फ्लोज की बात है रजत, हर महीने फ्लोज आ रहे हैं, बट साथ साथ स्टॉक भी अवेलेबल है, लिक्विडिटी की सप्लाई भी आ रही है, स्टॉक्स की सप्लाई भी आ रही है। आप देखो नए नए इश्यू आ रहे हैं, प्रमोटर क्यूआईपी के थ्रू पैसा रेज कर रहे हैं, तो वो सब सप्लाई भी आ ही रही है साथ साथ। कोई ऐसा बड़ी बात नहीं। अच्छा, लेकिन इस बार की तेजी में ये जो बैंक निफ्टी एकदम से चल पड़ा ना, बैंकिंग स्टॉक्स चल पड़े, तो मेरा सवाल ये था सर, ये बैंकिंग सेक्टर में निजी क्षेत्र के बैंक ही क्यों? इंटरेस्ट रेट अगर कट का ट्रिगर है तो वो सरकारी बैंक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल होता है। इनफैक्ट सरकारी बैंक तो उससे बेहतर तरीके से उसको होंगे, बिकॉज उनका तो डिपॉजिट बेस भी ज्यादा है। जनरली सरकारी बैंक्स के पास जो सेविंग बैंक्स का सेविंग डिपॉजिट्स हैं, वो प्राइवेट बैंक से जनरली ज्यादा ही हैं। अच्छे बड़े बैंकों की बात कर रहा हूँ मैं अगर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ सरकारी नहीं चल रहे या प्राइवेट चल रहे हैं। सिर्फ कुछ टाइम तक प्राइवेट बैंक्स अंडर परफॉर्म भी किए हैं काफी टाइम से। अगर आप 2020 से देखें सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक्स का, अगर आप कंपैरिजन देखें, तो एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है उन दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर। तो वो तो कभी ना कभी तो कैचअप होगा ही। ठीक है। बट अगर आप बोले सिर्फ बैंक चल रहे हैं, तो 2 महीने अगर पिछले महीने हम बात करते हैं तो आईटी इंडेक्स चला, उसके पिछले महीने कंजम्पशन चला। तो वो सेक्टर कोटेशन तो हो रहा है। अब कौन सा सेक्टर कब चलेगा ये कहना तो मुश्किल है, इसको प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, लेकिन एज अ फंड हाउस, मैं एक दो फंड की बात नहीं कर रहा, अभी करेंगे फंड्स के ऊपर भी चर्चा, लेकिन एज अ फंड हाउस आपका सबसे बिगेस्ट एलोकेशन कौन से सेक्टर पे होता है सर, सब फंड्स मिला के? रजत, अगर मैं एब्सोल्यूट वेटेज की बात करूं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा हमारा वेटेज रहता है। और वो होना भी चाहिए, बिकॉज अगर आप मार्केट की बात करते हैं तो करीबन लार्ज कैप के अंदर 27-28% का उनका योगदान है बीएफएसआई का। तो उसपे अगर सेक्टर का वेट ही ज्यादा है तो भी आप अंडरवेट भी हो गए, तो भी आप कितना अंडरवेट हो जाओगे। और जब अगर ओवरवेट हुए तो डेफिनेटली वो 130 के ऊपर चला जाएगा। तो मोटा मोटी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा वेट हमेशा ज्यादा ही रहा इसके पीछे क्या रैशनल होता है सर? हमेशा बैंकिंग में हर म्यूचुअल फंड में होता है सर ये, मतलब वही मैं जानना चाहता था, तो मैंने क्वेश्चन इस तरीके से कोट किया, तो हर म्यूचुअल फंड में ऐसा क्यों कि बैंकिंग और फाइनेंशियल ही सबसे ऊपर रहता है? है। रजत, होना भी चाहिए ना। अगर आप देखो कोई भी इकोनॉमी बैंक और फाइनेंस कंपनीज के बिना चल नहीं सकती। ये बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी के चलने के लिए। तो अगर आपका बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ है, आपके फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज वो साथ इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो ये कंपनियां भी ग्रो करेंगी। तो आपको अपना एलोकेशन इस पे रखना ही पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें। और ये जो बीएफएसआई होता है, इसमें क्या आप ये एक्सचेंज से जुड़ी हुई कंपनियां या फिर स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज में भी बुलिश हो? क्योंकि हाल फिलहाल में जो अभी सबसे तेज चल गया वो अचानक से बीएसई चल गया था, और खबरें एनएससी के आईपीओ को लेकर। तो क्या ये जो स्टॉक्स हैं ये आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को? रजत, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बात करते, बट हाँ हाँ। हम अगर जब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं तो इसके अंदर इंटरमीडियरीज, इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसी सब आते हैं उसके अंदर। राइट सर, अब आते हैं उस फंड पे जो अभी लॉन्च हुआ है 19 सितंबर को, और 3 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा एनएफओ। कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ये एनएफओ है, कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। जी। तो कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। और इससे इसके ऊपर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस समय मिड कैप में एक नया एनएफओ लाने का? ये इसका बेंचमार्क क्या होगा? रैशनल क्या है, अप्रोच क्या है आपकी? और नया फंड क्यों, मिड कैप कैटेगरी में नया फंड क्यों?
देखिए रजत, अगर आपको आई एम श्योर आपको आपको निवेशकों को भी ज्ञात होगा कि इंडिया में जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनका डेफिनेशन क्या है, कि अगर आप सारे स्टॉक्स को मार्केट कैप के क्रमवश लगाते हैं तो 101 से लेके 205वें सबसे बड़े स्टॉक जो हैं उनको हम मिड कैप कहते हैं। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है। तो निफ्टी 150 जो मिड कैप 150 है उसके अंदर वो 150 स्टॉक्स हैं जो मिड कैप क्लासिफाई होते हैं। इसके अंदर ही सब कैटेगरी है, निफ्टी मिड कैप 50, मिड कैप 100, मिड कैप 150। तो टॉप मिड कैप 50, टॉप मिड कैप 100 एंड ऑल द मिड कैप 150 नेम्स, दीज आर द 3 बिग इंडेक्सेस। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड भी एक इंडेक्स है जो बोलता है निफ्टी 150 में से मोमेंटम जिन 50 स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा है उस स्टॉक्स को एक उन्होंने इंडेक्स बनाया है एनएससी ने। उसके ऊपर ये हमारा इंडेक्स फंड अभी लॉन्च हुआ है। तो ये क्या करता है, पिछले 6 महीने और 12 महीने का मिड कैप के जो 150 स्टॉक्स है उनके परफॉर्मेंस को देखता है और उनको एक स्कोर देता है। तो उस स्कोर में जो सबसे ज्यादा परफॉर्म करते हैं उसको सबसे ज्यादा स्कोर मिलेगा। और उसके बाद 50 स्टॉक का जो स्कोर सबसे ज्यादा आता है 6 महीने और 12 महीने के बेसिस पे, वो 50 स्टॉक को आइडेंटिफाई करता है और उनके फ्री फ्लोट के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको वेटेज देता है। तो ये होते हैं मिड कैप 150 मोमेंटम 50 स्टॉक्स। टिपिकली हमने देखा है कि ये जो इंडेक्स है ना, इसका परफॉर्मेंस मिड कैप इंडेक्स से बहुत बेहतर रहा है ओवर लास्ट मेनी इयर्स। तो पिछले साल भी इसमें कम से कम 10 से 12% का आउट परफॉर्मेंस रहा है। और 8 में से पिछले 12 में से 8 साल इसने मिड कैप 150 को क्या बॉन्ड मार्केट इंडेक्सेस को भी आउट परफॉर्म किया है। तो हमको लगता है कि एक उपयुक्त इंडेक्स है निवेशकों को देखने के लिए, उनको निवेश करने के लिए। तो है ये फिर इंडेक्स फंड ही, या फिर आपके पास विकल्प है कि थोड़े ब्रॉडर यूनिवर्स में चले जाओ और ज्यादा खरीदारी कर सकते हो नहीं बॉर्डर नहीं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में? नहीं नहीं रजत, ये इंडेक्स फंड ही है। तो जैसे जैसे इंडेक्स को हम रेप्लिकेट करेंगे, हाँ, इंडेक्स फंड भी हर 6 महीने में कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज होते हैं, तो वहां पे ये भी चेंज होगा। सर वो मोमेंटम लिखा हुआ है आगे, इस बेंचमार्क के हाँ आगे जी। निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स, तो हाँ जी। मोमेंटम का क्या पैरामीटर क्या है बाजार में, अगर हाँ, आप ये भी बता दे तो। और दूसरा, ये जो मोमेंटम फिर क्या है, इज इट हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट? सो सी मोमेंटम का अर्थ है कि जो स्टॉक्स पिछले 6 महीने में और 12 महीने में जिनका प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उसमें जिनमें मोमेंटम ज्यादा है उसको वो पिक करता है और फिर उसको वेटेज देता है उनके फ्री फ्लोट के बेसिस पे और परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो प्राइस परफॉर्मेंस इज बेसिकली द मोमेंटम है, जो क्राइटेरिया है उसका फैक्टर है। हम तो ये सोच के चल रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस थोड़ी स्ट्रेच हो गई हैं, और फिर ऐसे मार्केट में ये आपको लगता है कि अभी क्योंकि हमने पिछले 2 हफ्तों से देखा कि लार्ज कैप्स वर सीरियसली आउट परफॉर्मिंग, जिसमें बैंकिंग नजर आ रहा था, बार बार ऑटोज नजर आ रहा था, एफएमसीजी नजर आ रहा था, आईटी भी नजर आया था, लेकिन आईटी मुनाफासूली हो गई। लेकिन ये मिड कैप्स में एकदम से ना ऐसा लगता है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, मिड कैप्स में लोगों के पोर्टफोलियो में बहुत दुख और दर्द इस समय नजर आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि मिड कैप्स अभी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं? देखो रजत, हम हमेशा निवेशकों को बोलते हैं जब भी आप इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपना 5 से 7 साल का होराइजन रखें और उसके ऊपर का होराइजन रखें तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसी को देखते हुए, जब कहते हैं ना रात ज्यादा काली होती है तो उसके बाद सफेरा भी उतना ही अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बहुत बड़े, अभी भी मिड कैप चल ही रहे हैं। अभी हमने बात किया कोई सेक्टर में बैंकिंग है या कंजम्पशन है या आईटी है, वहां पे लार्ज कैप नेम्स ज्यादा है तो आपको लगता है कि लार्ज कैप में थोड़ा सा ज्यादा उछाल आया है। बट अगर हम लंबे समय की बात करें तो ये जो मिड कैप कंपनीज है इनका जो अर्निंग ग्रोथ है ये निफ्टी से ज्यादा रहा है, स्मॉल कैप से ज्यादा रहा है। और इनका जो पीई एक्सपेंशन भी हुआ है, राइट, मल्टीपल एक्सपेंशन हुआ है, वो भी ज्यादा हुआ है। और उसका एक कारण भी है, क्योंकि इन कंपनियों ने लगातार सालों साल ये दिखाया है कि उनका जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है, उनका कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है, और जो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की तरफ भी फ्रेंडली है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर उनका कोई इशू नहीं है। तो मार्केट भी उनको ज्यादा जनरली ज्यादा मल्टीपल भी देता है। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप के मुकाबले वो कम, थोड़ा अंडर रिसर्च होती हैं और अंडर ओन्ड भी होती हैं। तो इसलिए अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हैं तो मिड कैप
अपने आप में ही एक उपयुक्त कैटेगरी है। और अगर आप मोमेंटम में देख रहे हैं जो कि सब बेस्ट स्टॉक्स उसके अंदर आते हैं प्राइस परफॉर्मेंस में, तो उसका हमने देखा है कि उसके नतीजे जो हैं वो मिड कैप से बेहतर है, कम नहीं। तो है तो सारा अर्निंग्स का ही खेल। मोमेंटम तो ही बनेगा जब अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग कंपनियां पोस्ट करती चली जाएंगी। रजत, अर्निंग्स नहीं आएंगी तो कुछ नहीं हो सकता। अर्निंग्स आएंगी, उसके पहले मार्केट भाग सकता है, स्टॉक भाग सकता है, या उसके बाद भागेगा, बट अर्निंग्स तो चाहिए। तो तो फिर ये अर्निंग्स आएगी कहां पर सॉलिड? आपको क्या लगता है कि जो अगली तिमाही होगी उसमें कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं? रजत, तिमाही का तो नहीं मैं बोलता, बट ये साल में अगर आप देखो तो मिड कैप्स में 18 से 24% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट। लार्ज कैप के अंदर 14 से 16% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। तो इवन दो मिड कैप का वैल्यूएशन ज्यादा है, बट उसका अर्निंग्स ग्रोथ भी ज्यादा है। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि मिड कैप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और वो एक्सपेंसिव ही रहेंगे। जैसे जैसे अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, अगर वो सेम भी रहे, तो वो मिड कैप का वैल्यूएशन सस्ता होता जाएगा आने वाले 2 साल में। बैंकिंग फाइनेंशियल में को समझ में आता है, बट 2000 अभी तो लार्ज कैप चल रहे हैं, ये छोटे मझोले बैंकिंग स्टॉक्स भी अभी क्या आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं? वैल्यू बाय हैं अभी? देखिए, कुछ कुछ क्षेत्रों में हमको मौके मिल रहे हैं देखने के, हम कॉन्टिन्यूसली उसको वैल्यूएट करते रहते हैं, और जो अच्छा लगता है वो पोर्टफोलियो में आता भी है। पर आप सेक्टर्स नहीं बता रहे हो। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच कहां पर? फंड एज अ फंड मैनेजर आपको सेक्टर्स कौन से अच्छे लग रहे हैं मार्केट में? अगर हम अभी बात करें तो हमारा जो अंडरवेट था आईटी में, वो हम काट चुके हैं। वी आर नॉट अंडरवेट नाउ। कंजम्पशन एज अ सेक्टर हमको लगता है यहाँ पे ओवरवेट हम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। हमको क्या कहते हैं, बैंकिंग आईटी के अंदर, जैसे मैंने बताया, आईटी कंजम्पशन और बैंकिंग के अंदर भी हमको लगता है कि हालांकि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, बट अगर आप आने वाले 2-3 साल के हिसाब से देखते हैं, तो हमको लगता है जो भी तकलीफ है बैंकिंग क्षेत्र को अगले 2 से 3 क्वार्टर में खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप बैंकों में भी अच्छा रैली देख सकते हैं। बट क्या एकदम से खत्म हो गया है पेन? नहीं, एकदम तो खत्म नहीं हुआ है। बट हाँ, जैसे आपने बताया, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, बैंकों का फोकस डिपॉजिट्स के ऊपर ज्यादा हो गया है, एनपीए क्रिएशंस के ऊपर, एनपीए मैनेजमेंट के ऊपर उनका फोकस वापस आ गया है। तो ये देखते हुए हमको लगता है अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर एक अच्छा मौका आएगा बैंकिंग में वेट बढ़ाने का। तो हम वहां पे भी नजर बनाए हुए हैं। अच्छा, टेलीकॉम सेक्टर पे स्पेसिफिकली आपकी क्या अप्रोच है? बहुत ही लिमिटेड प्लेयर, सबको पता ही है, लेकिन हाल फिलहाल की जो खबर थी उसने एक प्लेयर को तो बहुत बुरी तरह हिला दिया है, वोडा आइडिया को। और निवेशक परेशान भी हो गए हैं क्योंकि सबको छोटा टिकट साइज का स्टॉक चाहिए था और बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल रहे थे। अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एजीआर जितना उतना ही देना पड़ेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तो वोडा आइडिया के ऊपर 70,300 करोड़ रुपए का कर्जा है। भारतीय एयरटेल के ऊपर भी तो 44,000 रुपए का 44,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। अभी टेलीकॉम को अगर प्ले करना हो तो आपको लग रहा है कि दिस इज अ थीम इन द मार्केट्स जहां पर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं? रजत, अगर आप टेलीकॉम क्षेत्र को देखें तो अगर बड़े स्टॉक्स जो उसके अंदर हैं, तो वो ऑलरेडी 50 से 100% चल गए हैं पिछले एक साल के अंदर। लार्ज कैप इंडेक्स के मुकाबले एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिला है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि आने वाले समय में भी ऐसे ही रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। हाँ, एक जो सेक्टर में जो पेन था, जो कंसोलिडेशन की बात हो रही थी कि यहाँ पे अभी 3 प्लेयर हो जाएंगे, आई थिंक एजियर के बाद 2 प्लेयर, जो तीसरा प्लेयर है उसको थोड़ी तकलीफ बढ़ने वाली है। तो ये बड़ी कंपनियों के लिए अच्छा है, और हमारा एक्सपोजर है वहां पे। राइट। सर, ये आईपीओ मार्केट में जिस तरीके का यूफोरिया देखने को मिला है, फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत हावी होता जा रहा है। और जो जिनको अलॉटमेंट लगती है वो तो सोशल प्लेटफॉर्म से ग्रुप्स पे आके ऐसे बधाइयां मतलब उनको मिलनी शुरू हो जाती है कि पता नहीं क्या ही हो गया उनके साथ। क्योंकि 60 गुना 100 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं, ओवर सब्सक्राइबर। और जो लिस्ट होते हैं तो उसके बाद तो कोई स्टॉक 100% लिस्ट हो रहा है, कोई स्टॉक 80% ऊपर लिस्ट हो रहा है। उसके बाद लगता है अरे हमारी लॉटरी लग जाती है अगर ये हमको मिल जाता तो। ये फेज, ये जो आईपीओ है, ये बाजार के टॉप पे आते हैं ज्यादा आईपीओ। ये यूफोरिया कभी खत्म होता नजर आता है आपको, या फिर ये ऐसे ही रहेगा अभी? और क्या इतने वाकई इतने सस्ते इशू आ रहे हैं बाजार में जो प्रमोटर्स अपनी कंपनी को इतना सस्ता सस्ता वैल्यू कर रहे हैं? सी, कुछ कुछ इश्यूज तो अच्छे वैल्यूएशन पे आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट सब इश्यूज ऐसे आ रहे हैं, कहना मुश्किल है। सी, अभी आपने एक शब्द का यूज किया, लॉटरी का। राइट, लॉटरी ही हो रहा है। आप हजारों करोड़ रुपए डाल रहे हैं, और जिसका लग रहा है उसको लगता है कि उसने पैसा कर लिया। बट अगर आप ऐसा पूल देखें, जितना पैसा बाजार में लग रहा है, क्या वो उसका इंटरेस्ट रेट आपको उतना मिल रहा है स्टॉक के अपोजिशन में? शायद नहीं मिल रहा। राइट, अगर आप कोई आईपीओ 200 से सब्सक्राइब हो रहा है, और अगर उसका एक हफ्ते का भी आपका इंटरेस्ट आपका जा रहा है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो जितना मार्केट कैप में उछाल आया है, उतना तो पैसा लोगों ने इंटरेस्ट कॉस्ट में गवा दिया।
राइट। तो वैसा सब अगर देखोगे तो एक अलग नजरिया मिलेगा देखने को, बट हाँ लॉटरी तो है, जिसकी लग रही है वो खुश है अभी। अच्छा, अब ये सवाल है, जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हुए तो आपको लगता है कि आरबीआई भी फॉलो करेगा, यानी कि आरबीआई के पास भी स्कोप है रेट कटौती का, और उसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे, स्पेशली डेट फंड्स पे क्या पड़ेगा? रजत, आई एम नॉट अ डेट एक्सपर्ट बट आई स्टिल से कि जो भी हम बात करते हैं तो हमारा व्यू ये है कि शायद आरबीआई करेगा तो जरूर, बट इतना जल्दी में नहीं करेगा। अपना टाइम लेगा, इन्फ्लेशन नंबर्स को देखेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा। तो हमको लगता है कि अगर 3-6 महीने में एक रेट कट आ सकता है इंडिया में भी, बट वो क्या नवंबर दिसंबर में आएगा, इस साल आएगा, ये कैलेंडर ईयर में आएगा, कहना मुश्किल है। तो बट उम्मीद है, देखने क्या होता है। जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो जो ऑलरेडी निवेशक हैं डेट में, और जो लंबी अवधि के डेट पेपर्स को लेके बैठे हैं, उनको फायदा होगा। तो आपके जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं डेट रेट कट से पहले, उनको फायदा होता है। बट जो नए निवेशक हैं वो फिर दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं बाजार में कि कहाँ अगर मैं पैसा डालूं तो मुझे 2 पैसे फालतू मिले उससे। तो उससे जब भी डेट के अंदर पैसा कम जाता है तो इक्विटी के अंदर पैसा, डेट के इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इक्विटी के अंदर पैसा ज्यादा मिल जाता है। तो ऐसी उम्मीद, ऐसी एक ऐसा रहा है, और हम उम्मीद है आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। इंटरेस्ट रेट कम होते जाएंगे तो इक्विटी मार्केट और लुभावनी हो जाएंगी, प्रॉफिट्स डिस्काउंट की रेट कम हो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है। जाएगी। यस, डिस्काउंट रेट कम हो जाता है तो फिर इक्विटी मार्केट के लिए तो पॉजिटिव ही है, कंपनियों की वैल्यूएशंस बिल्कुल। और अभी अच्छी तो पोजीशन रजत, पे होंगी। आपने डिस्काउंट रेट बोला, आई एम थैंकफुल टू यू। सी, जब भी हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि आपको जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं उसको डिस्काउंट करना है आज की करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो लोग, जब आप इस चीज को करते हैं तो जैसे भी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। तो जब आपका बेस का डिनोमिनेटर कम हो गया तो आपका वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सर, वेल्थ जनरेट करने का फॉर्मूला स्टॉक मार्केट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है, और वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। सभी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि ट्रेडिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं इस समय ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच नहीं रहे हैं, और कैपिटल मार्केट पे ज्यादातर एक्टिविटी इस समय स्पेक्युलेटिव है, डेरिवेटिव्स में पैसा ज्यादा जा रहा है। उसको रोकने की सभी पूरी कोशिश भी कर रहा है कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर किसी को आइडियल पोर्टफोलियो बनाना हो और लंबी अवधि की अप्रोच रखनी हो, तो उसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए म्यूचुअल फंड्स? हमारा, सी रजत, इसमें कोई एक फॉर्मूला नहीं है। हर किसी का एक रिस्क एपेटाइट होता है। आप अपने रिस्क एपेटाइट से अपने वित्तीय सलाहकार के साथ बैठकर एक अपने लिए योजना बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए लंबे समय के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड का जो स्कीम का जो रिटर्न आता है ना, वो उस निवेशक का आता नहीं है। क्योंकि जैसे आपने बताया, वो म्यूचुअल फंड में भी ट्रेडिंग करते हैं लोग कई बार, या यहाँ से निकाला वहां डाल दिया, उधर से निकाला इधर डाल दिया। तो वहां पे भी अगर आप लंबे समय तक अपना प्लान बनाते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से आते हैं, डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं, तो आपका जो रिटर्न है वो स्कीम के रिटर्न से बेहतर भी हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक वित्तीय सलाहकार की मदद से आपको अपना निवेश प्लान बनाना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव है कि आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहें। आप जितना उठापटक करेंगे मार्केट में, उतना ही आपसे गलती होने की गुंजाइशें ज्यादा है। तो इसके लिए आपको अपने सलाहकार से बात करके अपना सोच समझ के निर्णय लेने चाहिए। एक और मैं बोलता हूँ, वॉरेन बफे का एक बड़ा वो सेइंग है कि इन्वेस्टमेंट इज बोरिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है जो बोर हो जाता है, क्योंकि अगर आपको पैसा देखना है, आप कहते हैं आप उसको लंबे समय तक कुछ करे ना, आपको हिलाए बिना उसको रहना है। बट अभी क्या हो रहा है कि लोगों को मजे आ रहे हैं, मार्केट में पैसा भी बन रहा है और मजे भी आ रहे हैं। तो दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती है, सर, मुश्किल है। वो वेल्थ तो हमेशा लॉन्ग टर्म में बनती है, चाहे प्रॉपर्टी मार्केट में बन रही हो या इक्विटी मार्केट में बन रही हो, चाहे गोल्ड सिल्वर, सब लॉन्ग टर्म ही है। लेकिन ना वो लोगों को लगता है कि थोड़ा लाइफस्टाइल भी स्ट्रांग हो जाए ना, तो उसके चलते थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने के चक्कर में रहते हैं। अगर मुनाफा मिल रहा है तो लॉक कर लो, लाइफस्टाइल थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। वो भी अप्रोच होती है इन्वेस्टर्स की। सो मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ, अगर आपको पैसा चाहिए खर्चने के लिए, आप खर्च कीजिए। जरूरत है तो पैसा निकालिए, जरूरत नहीं है तो पैसा मत निकालिए। ठीक है। क्योंकि निवेशक ये भूल जाते हैं कि जो सबसे बड़ा रिस्क है ना मार्केट में, वो री इन्वेस्टमेंट रिस्क है। आज आपने पैसा निकाल लिया, उसको वापस निवेश कहाँ पे करोगे? तो ये चीज का भी अगर आप ध्यान रखें, अगर आपको पैसा चाहिए, आप बिल्कुल
आपका पैसा है, आप जब चाहे निकालिए, उसमें कोई किसी को उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। बट अगर आप जस्ट प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ से निकाल के पैसा उधर डाल रहे हैं या अपने पास रख रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट स्ट्रैटेजी इन माय व्यू। हाँ, अगर आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके वित्तीय सलाहकार के हिसाब से आपका एक्सपोजर मार्केट में ज्यादा हो रहा है, आप उसको रीबैलेंस कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको पैसे नहीं चाहिए, आपका रिस्क प्रोफाइल भी आपके हिसाब से चल रहा है, आपका एसेट एलोकेशन उसके हिसाब से है, तो आई थिंक आपको मार्केट में बने रहना चाहिए, उसी से वेल्थ जनरेशन होगा। गोल बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। अब ये सोचो कि एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई है, तो वो कितने टाइम्स उसकी फीस बढ़ जाएगी आने वाले समय के लिए, उसके लिए आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप अभी स्कूल के चक्कर में पढ़ो, जब कॉलेज तक पहुंचेंगे तब तक तो आज कॉलेज की फीस है वो उतनी थोड़ी रहने वाली है, कॉलेज की फीस बहुत तेज भाग जाएगी। तो उस लिहाज से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो कार आप 5 साल पहले खरीदने के बारे में सोच रहे थे, अब आप उसको देखोगे भी नहीं। अब नए मॉडल्स निकल आए हैं, उनकी उनकी वैल्यू, उस कार की वैल्यू जितनी आपने सोच रखी थी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आपने 5 साल पहले तैयारी कर रही होती, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करा, उससे ज्यादा राशि चाहिए होगी वो कार खरीदने के लिए। इसलिए कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करती है, इन्फ्लेशन को वो बीट करती है। पर सर, मार्केट इस समय जबरदस्त तेजी में है, तो एक लास्ट मैसेज आपका। आज जब आपकी हमारी बात हो रही है तो स्टॉक मार्केट पे बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी है, 25,700 के दहलीज पे निफ्टी पहुंच गया है। निवेशक क्या यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहें, या फिर यही समय है? और आप हमेशा यही कहते हो कि समय तो सभी हर दिन होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन ये मार्केट ना ऑलरेडी बहुत चल गई है, तो क्या थोड़ा कॉशियस हो जाए, थोड़ा डिप का इंतजार करें, या फिर यहीं से एसआईपी शुरू करें? रजत, जब मैंने होश संभाला ना, जब हम्म। मुझे समझ में आया कि मार्केट होता क्या है, तब BSE 3,000 के भाव पे था। ठीक है, हो। आज वो 80,000 के ऊपर है। तो लेवल तो हमेशा नया बना ही रहेगा, मार्केट हमेशा एक नए लेवल पे ही रहेगी। हाँ, करेक्शन होते हैं मार्केट में, हर साल हुए हैं। ऐसा 32 साल में कोई साल, शायद ही ऐसा साल हो जहाँ पे मार्केट अपने पीक से 10% गिरा हो, नहीं गिरा हो। हर 10 साल में ऐसा कोई साल जरूर आता है जब मार्केट 30 से 50% भी गिरता है। तो वो तो आएगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता उसको। कब आएगा किसी कहना मुश्किल है। अगर आपका व्यू इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन का है, और आप डिसिप्लिन तरीके से रह सकते हैं 7 साल, 10 साल, 15 साल, तो निवेश का बेस्ट समय है आज और अभी। यही मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा। अपना पैसे को समय दीजिए उसको रिटर्न बनने का। वॉलेटिलिटी से डरिए मत। वॉलेटिलिटी आपकी फ्रेंड हो सकती है अगर आप लंबे समय के लिए मार्केट में हैं। बने रहिए, आपको निश्चित तौर पर एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये अगले आने वाले 10 से 20 साल भारत के लिए हमें लगता है एक स्वर्णिम टाइम है, जब हम यहाँ से अपनी जर्नी को एक्सेलरेट करेंगे, और हर साल ऑलमोस्ट आधा ट्रिलियन या 1.25 ट्रिलियन इकोनॉमी GDP में जोड़ रहे हैं। भाई बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर बार की तरह इस बार भी आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला, और आपके नए एनएफओ के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। थैंक यू सर। थैंक यू।